Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया रसिया के पर्सपेक्टिव से है। एनुअल समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए रसियन जो लीडर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए थे। 2000 के समय बोथ कंट्रीज के द्वारा एनुअल समिट से उनको स्टार्ट किया गया। बोथ कंट्रीज के जो लीडर हैं एक दूसरे के वहाँ पे विजिट किया करते हैं। तो जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड कमिटमेंट है, उसको ये शो करता है, जिसके थ्रू कंट्रीज एक दूसरे के साथ में जो कोऑपरेशन है उसको बूस्ट कर सके। 2025 का जो प्रेजेंट समय है उस दौरान में हमने 23rd जो एनुअल समिट है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। स्टूडेंट्स, बिटवीन में कुछ ऐसे भी ईयर्स रहे जब समिट है वो नहीं ऑर्गेनाइज हुआ था। तो आप देखिए कि कोविड का सिचुएशन था। कोविड सिचुएशन के दौरान में समिट को नहीं ऑर्गेनाइज किया गया और उसकी लेटर फेज में आपको देखने के लिए मिलेगा कि रसिया के द्वारा यूक्रेन का जो एरिया है वहाँ पे मिलिट्री एक्शंस को कैरी आउट किया जाता है। तो उस दौरान में भी जो समिट है वो नहीं ऑर्गेनाइज हुआ था। पर 25 ईयर्स का बोथ कंट्रीज एक दूसरे के साथ में जो रिलायबल पार्टनर हैं, जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का हमारा एनिवर्सरी कंप्लीट हुआ है, तो उसी को देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रसिया को एज ए पोल स्टार के रूप से, एक रिलायबल पार्टनर के रूप से रिकॉग्नाइज वो किया है। प्रेजेंट समय में हमारे बोथ कंट्रीज का जो पार्टनरशिप है वो किस स्टेटस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, क्या आपको वो जो स्टेटस है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट, जीएस पेपर सेकंड के अंदर में जहाँ पे आईआर है वो सिलेबस के अंदर में मेंशन है, आपसे कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, या इंडिया रसिया जो है एक दूसरे के जो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर के रूप से एग्जिस्ट करते हैं। एवरी एरियाज के अंदर में हमारे कोऑपरेशन है, इसको आप क्रिटिकल वे के अंदर एनालाइज कीजिए। तो स्टूडेंट्स, उस दौरान में आपको जो हमारा प्रेजेंट जो पार्टनरशिप का स्टेटस है उसको उसके बारे में आपको आंसर के अंदर में लिखना चाहिए, जिससे कि आप मोर मार्क्स है उसको फैच कर सको। प्रेजेंट समय में हमारा जो पार्टनरशिप है वो है स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। और 25 ईयर्स का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का एनिवर्सरी है, वो भी यहाँ पे जो ऑब्जर्व है वो किया गया। अब अगर हम बात करें बोथ कंट्रीज एक दूसरे के साथ में जो ये एक जो आप देखिए कि कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसको कैरी आउट करते हैं, उसके बिहाइंड में रीजंस क्या हैं, प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस तरीके से है कि यहाँ पे रसिया के जो लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए जो आए हैं, तो उनको यहाँ पे क्या जो पॉजिटिव बेनिफिट है वो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर में श्याम शरण नाम के जो पर्सन हैं, जो कि आप देखिए कि डिप्लोमेटिक वे के रूप से यहाँ पे जो राइटिंग्स हैं वो किया करते हैं और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं हमारे, तो उन्होंने कहा है कि रसिया को इस विजिट के थ्रू एक पॉलिटिकल विन है वो रहा, कि जब ये ऐसा सिचुएशन है कि रसिया को आइसोलेट है वो कर दिया गया है डिप्लोमेटिक वे के थ्रू। वेस्टर्न पावर कंट्रीज ने रसिया के साथ में जो ट्रेड करने वाले कंट्री हैं उनके ऊपर भी सैंक्शन है उसको लगाया है, सेकेंडरी सैंक्शंस जैसे इंडिया ने फेस किए हैं टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से। तो आप देखिए कि उस सिचुएशन में इंडिया जिस जिस तरीके से एक लार्जेस्ट मार्केट के रूप से है, इंडिया जिस तरीके से एक डेवलपिंग एस्पिरिंग कंट्री के रूप से एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे रशियन लीडर का वेलकम करना तो एक पॉलिटिकल विन है उसको ये शो करता है। इंडिया के लिए किस तरीके से ये जो विजिट है वो है, इंडिया अपने एक रिलायबल पार्टनर को देखता है कि जो कंटिन्यूस आप देखिए कि चाहे किसी कैसा भी सिचुएशन हो लास्ट 8 डिकेड के दौरान में डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग में जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना हो, या कुछ अदर एरियाज हैं जैसे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इंडियन जो वर्कर्स हैं उनको अलाउ किया गया है, अभी यहाँ पे एमओयू जो साइन हुए हैं। तो एक एज ए रिलायबल पार्टनर है वो इंडिया के लिए रसिया है वो सेटअप होता है, और रसिया के लिए पॉलिटिकल गेन है यहाँ पे इस आइसोलेटेड सिचुएशन के अंदर में इंडिया के द्वारा उसको वेलकम है वो किया जाना। लास्ट 8 डिकेड से इंडिया रसिया का जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पे एज ए पोल स्टार के रूप से एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूस आप देखिए कि कोऑपरेटिव वे के अंदर एग्जिस्ट करता है। और विजिट के दौरान में कुछ एमओयूज हैं उनको भी साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए हैं। तो कुछ हम इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से उनको हम यहाँ पे रीड करेंगे। फर्स्ट आप देखिए कि इंडिया रसिया का जो बिजनेस फोरम है उसमें एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो रशियन बिजनेसमैन हैं उनको इनवाइट किया, और रशियन बिजनेस के जो लोग हैं उनको इनवाइट करते हुए कहा गया कि आप आइए, इंडिया के लिए आइए, कम एंड मेक इन इंडिया। इंडिया के लिए आपको आना है, कम एंड मेक इन इंडिया। और फिर उसको बताया कि एंड पार्टनर विद इंडिया।
आपको इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग भी करना है, अपना बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको आना भी है, और इंडिया के साथ में अपना जो पार्टनरशिप है, पार्टनर विद इंडिया है, उस फिलोसफी को आप यहाँ पे, इस प्रोसेस को आप यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हो। बोथ कंट्रीज का जो एक कमिटमेंट है कि 100 बिलियन यूएस डॉलर का हमें जो बायलेटरल ट्रेड है जिसको बूस्ट करना है, जिसको कैरी आउट करना है 2030 तक। और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हमारा जो बायलेटरल ट्रेड इम्प्रूव हुआ है, आप देखिए कि 68 जो बिलियन डॉलर के आसपास एग्जिस्ट करता है, तो ये इस प्रोग्रेस को देखते हुए कहा गया कि 2030 से पहले ही हमारा जो कमिटमेंट है वो कंप्लीट होगा। अब कुछ एमओयू जो साइन किए गए जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि एमओयू यहाँ पे कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में साइन हुए हैं, कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में साइन हुए हैं, जिसमें आप देखिए कि जो रशियन ड्यूमा है उनके द्वारा एक रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसको रेटिफाई किया गया था। उस एग्रीमेंट का रेटिफाई होने की वजह से हमारा जो मेरीटाइम इंगेजमेंट है वो ओपन होगा। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक का जो एक हमारा मेरीटाइम कॉरिडोर हम सेटअप करते हैं, अब आप देखिए कि चेन्नई से आर्कटिक का जो रीजन है वहाँ तक हमारा जो एक्सेसिबिलिटी है वो इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक जो एग्रीमेंट है, सॉरी, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक जो एग्रीमेंट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट का जो एग्रीमेंट है जिसको कि रशियन वहाँ पे जो जो पॉलिटिकल जो हाउस है उसके द्वारा रेटिफाई किया गया, उसकी वजह से। नेक्स्ट आप देखिए कि जो नॉर्दर्न सी रूट है, जैसे इंडिया का इंटरेस्ट भी है आर्कटिक के एरिया के अंदर में, तो नॉर्दर्न जो सी रूट है, नॉर्दर्न सी रूट है, वहाँ पे हमारा एक्सेसिबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा। 1920s के समय एक स्वेलबर्ड ट्रीटी हुआ था। स्वेलबर्ड ट्रीटी के अंदर में आप देखिए कि जो स्वेलबर्ड का जो आर्कीप्लाजो है वो तो नॉर्वे को दे दिया गया था, बट कुछ ऐसे 48 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं जिनको नॉन मिलिट्री जो वहाँ पे कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। तो इंडिया को जो स्वेलबर्ड का जो आप देखिए आर्किपेलागो है वहाँ पे अपना एक्टिविटी कर सकता है, नॉर्दर्न सी का जो एक्सेसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकता है, और चेन्नई से व्लादिवोस्तोक का जो मैरीटाइम कॉरिडोर है अब आर्कटिक रीजन तक कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करेगा। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि कनेक्टिविटी के बारे में था। एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी रशियन लीडर ने रिकॉग्नाइज किया है कि एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, कम्प्लीटली किसी भी डिस्टरबेंस को ना कैरी आउट करते हुए ऑयल सप्लाई है वो रसिया कैरी आउट करेगा इंडिया को। न्यूक्लियर का जो सेक्टर है, न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर में हमारा एनर्जी का जो कोऑपरेशन है उसको बूस्ट किया जाए। कुडनकुलम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रसिया के द्वारा डेवलप किया गया है, आउट ऑफ द 2 यूनिट्स वो डेवलप हो चुकी हैं। आने वाला जो यूनिट्स है उनको भी एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर डेवलप है वो किया जाएगा। एक नया जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको यहाँ पे सेटअप किया जाए उसका भी डिस्कशन है वो हुआ है। तो आप देखिए कि डिस्कशन है न्यूक्लियर सेक्टर में कमिटमेंट एंड कोऑपरेशन के बारे में। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो इंडिया का प्रपोज है एरिया, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, फ्लोटिंग रिएक्टर्स, उनमें भी यहाँ पे कोऑपरेशन है वो हो सके। लेबर के रिगार्डिंग में हुआ है कि हमारा जो स्किल एंड सेमी स्किल जो लेबर्स हैं, स्किल एंड सेमी स्किल जो लेबरर्स हैं उनको रसिया है वो अलाउ करे। तो ये बेसिकली आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो लेबर का जो एरिया है उसको बूस्ट है वो रहेगा। करेंसी के बारे में डिस्कशन है कि जो नेशनल करेंसी है उसमें सेटलमेंट, बायलेटरल ट्रेड के जो सेटलमेंट्स हैं वो नेशनल करेंसी के अंदर में कैरी आउट किए जाएंगे। तो डॉलर के आप देखिए कि डॉलर के अगेंस्ट में ये डिसीजन है उसको वेस्टर्न पावर कंट्रीज कंसीडर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो रीजनल सिचुएशंस हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया गया, जैसे कि यूक्रेन वॉर के बारे में। इंडिया हमेशा पीस को कमिटेड है, तो इंडिया ने पीस को बूस्ट करने के बारे में कहा। हमारा जो आर्टिकल 51 है डीपीएसपी के अंदर में वो शो करता है कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी यहाँ पे जो पीस है, जो ग्लोबल पीस को इस्टेब्लिश करने वाले जो कमिटमेंट है उसको हमारा जो कंट्री है वो कैरी आउट करे। और ऑलरेडी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के अंदर में भी आपको पीस, डायलॉग, डिस्कशन ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई भी कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में। डिफेंस सेक्टर के अंदर में भी कोऑपरेशन रहा। आने वाले दिनों के अंदर में आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होंगे, जो मेजर एरियाज हैं उनको डिटेल वे के अंदर एनालाइज है वो किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे जो कोऑपरेशन हुए हैं, किस तरीके से वो एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो उनके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एविएशन सेक्टर के पर्सपेक्टिव से हैं,
1000 के आसपास जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुए हैं। हमारा जो कंट्री का लार्जेस्ट एयरलाइन इंडस्ट्री है इंडिगो, उनका आप यहाँ पे अब ये बेसिकली क्यों हुआ, मिसमैनेजमेंट एक रीजन है, और एक आप देखिए कि कोर्ट का भी एक डायरेक्शन था। कोर्ट का डायरेक्शन क्या था कि फ्लाइट ड्यूटी एंड टाइम लिमिटेशन है, फ्लाइट ड्यूटी एंड टाइम लिमिटेशन है, इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट है वो करना था। जिसके अंदर में आप देखिए कि जो पायलट्स का जो फटीग है कि पायलट्स को यहाँ पे थकान होने लगा है, उनको लार्जर वर्क है वो कैरी आउट किया जाता था। जो पहले का जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती थी कि पायलट्स का जो वर्किंग यहाँ पे जो रेस्ट पीरियड है, वीकली जो रेस्ट पीरियड हुआ करता था कि वीकली आपको जो रेस्ट है तो आप देखिए कि 36 आवर्स का था, उसको इंक्रीज करके 48 आवर्स है वो कर दिया गया था, कितना आपको वीकली बेसिस पे रेस्ट है वो करना होगा। तो ये बेसिकली कोर्ट का डायरेक्शन के बाद में फ्लाइट ड्यूटी एंड जो टाइम लिमिटेशन है उसको इम्पोज करने के लिए कहा गया, और उसी के बाद में मिसमैनेजमेंट है वो स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ पे जो इंडिगो एयरलाइन है उसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है, नया जो नाइट ड्यूटी के जो रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग में कुछ समय के लिए एग्जेम्पशन दिया गया है कि जो मिसमैनेजमेंट है उस कयोस को यहाँ पे रिजोल्व है वो किया जा सके। स्टूडेंट सितंबर के समय में एक आप देखिए कि जो जो पायलट यूनियंस हैं उनका और यहाँ पे जो एयरलाइन का जो इंडस्ट्रीज है, एयरलाइन के जो रेगुलेटर्स हैं, उनके बिटवीन में भी एक यहाँ पे जो कंसर्न है, जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला था। पायलट यूनियंस के द्वारा कहा गया कि जो डाटा मैनेजमेंट के रूप से जो फटीग फटीग का आप देखिए कि फटीग रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका जो डाटा प्रोसेस है वो एक्यूरेट नहीं है, डाटा प्रोसेस यहाँ पे करेक्ट नहीं है, और समहाउ कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको ओवरराइड करने का कोशिश किया। कोर्ट का डायरेक्शन वही है कि कोई भी एविएशन सेक्टर के अंदर में कैजुअलिटी ना हो, प्रॉपर यहाँ पे पायलट का जो रेस्टिंग पीरियड है वो रहे, कंटिन्यूस उसका फ्लाइट के अंदर इंगेजमेंट ना हो, और उनका जो स्लिपनेस या अदर हेल्थ के जो इश्यूज जो हुआ करते हैं उनको रिजोल्व है वो किया जाए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूएन का एविएशन सेक्टर के रिगार्डिंग में बॉडी है, उनका भी यहाँ पे इसी तरीके से डायरेक्शन है जो पायलट्स हैं उनके प्रॉपर रेस्टिंग पीरियड के रिगार्डिंग में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, क्या मॉन्ट्रियल के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है जो कि कनाडा के वहाँ पे है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। और आप देखिए कि शिकागो कन्वेंशन के थ्रू इसको सेटअप किया जाता है, यूएन का ये एक स्पेशल एजेंसी है, बॉडी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन के ही पर्सपेक्टिव से है, अब देखिए कि गवर्नमेंट ने अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को ओवरहोल करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, रीस्ट्रक्चर करने के लिए डिसीजन है वो लिया। आने वाले समय के अंदर में यहाँ पे 2016 के समय जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है उसको रीस्ट्रक्चर किया गया था। इसी के तरह आप देखिए कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर में मोर रिक्रूटमेंट्स हैं वो इंक्रीज होंगे। अब ये रिक्रूटमेंट्स किस तरीके से हुआ करते हैं इस सर्विस के अंदर में, एक तो आप देखिए कि यूपीएससी के अंदर ही, यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसी के अंदर में ये जो सर्विस है वो लोकेटेड है। इसके अलावा एसएससी जो है वो भी यहाँ पे इस सर्विस के अंदर में रिक्रूट है वो किया करता है, डिफरेंट कैटेगरी के रिगार्डिंग में, डिफरेंट जो जो पोस्ट है उसकी रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज के अंदर में पोस्ट क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको रिस्ट्रक्चर किया जा सके। जो कुछ एम्बेसी हैं वो यहाँ पे डेजिग्नेट भी किए गए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई का ये कमेटी हुआ करता है, हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए डिसीजंस वो लिया करते हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पे सिचुएशन किस तरीके से क्रिएट हुआ था। हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी एसिलरेट किया था 8.2% पे, जीडीपी का जो एसिलरेशन है वो 8.2% इंक्रीज होता है, और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 1.7% आपको देखने के लिए मिलेगा। इन्फ्लेशन जो है वो 1.7%। तो 4 ± 2 का ये कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम तो 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 6 के बिटवीन में हमको इन्फ्लेशन है उसको मेंटेन करना है। तो 2 का जो मिनिमम क्राइटेरिया था उससे भी कम यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है वो देखने के लिए मिला। तो ज़रूरत है कि मार्केट के अंदर में जो मोर मनी है उसको इंजेक्ट है वो किया जाए। तो मोर मनी को इंजेक्ट करने के लिए जो रेपो रेट है, जो कि यहाँ पे एक रेट हुआ करता है, इंटरेस्ट रेट है, बेसिकली वन काइंड ऑफ बैंक्स के ऊपर में अप्लाई होता है, उसको कट है वो किया गया, जिससे कि मोर मनी को मार्केट में इंजेक्ट है वो किया जाए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको भी परचेज करने के लिए आरबीआई का ये डिसीजन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं, जी सेक हैं, उनको भी परचेज किया जाएगा। तो परचेज करने का भी टारगेट यही है कि मोर मनी है, लिक्विडिटी है, उसको इंजेक्ट किया जाए, किसके अंदर में, मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होगा
लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो आप देखिए कि कोई यहाँ पे जो थिंग है जो कि 100 का अवेलेबल है किसी पर्सन के पास में और थिंग्स यहाँ पे कम है, तो अब सपोज कीजिए किसी पर्सन के पास में मोर मनी है तो उसका जो परचेजिंग जो रेट है वो यहाँ पे इंक्रीज रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो जो एक जो लिमिटेशन है 4 ± 2 का, उसके अंदर में इन्फ्लेशन है वो एंटर कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, 6 दिसंबर का जो डे है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब हैं, उनका महापरिनिर्वाण दिवस के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिमेम्बर करते हैं। सेलिब्रेशन का नहीं है, उनका ऑब्जर्वेशन का है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं वो पता होने चाहिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कि कब उन्होंने किस जनरल को, किस सोसाइटी, किस ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप है वो किया। 1920s के समय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, वो मूक नायक जनरल है उसको स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट किया जाता है स्टूडेंट्स? मूक नायक जो जनरल है उसको। फिर आप देखिए कि 1924 के समय उनके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा है उसको सेटअप किया गया। फिर आपको 1927 के समय महासत्याग्रह है वो आपको मिलेगा, जिसके बारे में महाद जो एजुटेशन है उसके बारे में कल हमने रीड भी किया था न्यूज़पेपर के अंदर में। फिर आप देखिए कि 27 के ही समय जो मनुस्क्रिप्ट जो मनुस्मृति है उसको बर्निंग है वो किया जाता है, मनुस्मृति है उसका बर्निंग इनके द्वारा किया जाएगा। 27 के फिर लेटर फेज के अंदर में 1929 के समय पार्वती टेम्पल के अंदर में सत्याग्रह करते हैं, टेम्पल का जो एक्सेसिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में। अब देखिए कि पार्वती टेम्पल का जो सत्याग्रह है वो इनके द्वारा कैरी आउट होता है। 1930s के समय कालाराम टेम्पल है, कालाराम टेम्पल नासिक के पास में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र के वहाँ पे। अब देखिए कि जो कालाराम टेम्पल है वहाँ पे सत्याग्रह को कैरी आउट करते हैं। 36 के समय इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को सेटअप करते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है उसको सेटअप करते हैं। 42 के समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। और फिर पीपल एजुकेशन सोसाइटी है जिसको कि 1945 के समय इनके द्वारा सेटअप है वो किया गया। रिसेंटली आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनके जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं उनकी रिगार्डिंग में एक पंच तीर्थ है, स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू, स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू पंच तीर्थ है उनको सेटअप करने का डिसीजन है वो लिया गया था। कौन कौन से वो प्लेसेज हैं? मऊ का एरिया है, मऊ कहाँ पे है? मऊ है मध्य प्रदेश के अंदर में। फिर आप देखिए कि नागपुर है जहाँ पे इनको दीक्षा भूमि के रूप से जाना जा करते हैं। और जो न्यू बुद्धिज्म मूवमेंट है उसके रूप से भी आप इसको रीड करोगे सोसाइटल पर्सपेक्टिव से कि नागपुर के अंदर में जो बुद्धिज्म इनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, तो जिसको कि यहाँ पे दीक्षा भूमि है उसको सेटअप करने का बात किया गया। फिर अगर हम बात करें लंदन जहाँ पे एजुकेशन को कैरी आउट करते हैं, दिल्ली जहाँ पे महापरिनिर्वाण होता है, डेथ होता है, और स्टूडेंट्स मुंबई है जिसको भी यहाँ पे एक जो सर्किल के अंदर में जो प्लेस है वो दिया गया है जहाँ पे इनका जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो कैरी आउट हुए। ये पंच तीर्थ हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू सेटअप करने का गवर्नमेंट का एक डिसीजन है, जिससे कि बाबा साहिब अम्बेडकर का जो वैल्यूज हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको बूस्ट किया जा सके। अरुंधति रॉय हैं जो राइटर हैं, उनका एक बुक आया है, बुक का नाम आप बताइए अगर आपने रीड किया हो पिछले कुछ दिनों के अंदर में। मदर मैरी कम टू मी, मदर मैरी कम टू मी का जो बेसिकली बुक है उसके अंदर में आप देखिए कि फोटो में शो किया गया है कि उनके पास में जो बीड़ी है, जो इंडियन सिगरेट है, उसको शो किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में एक पेटिशन है वो फाइल हुआ कि टोबैको का जो कंजप्शन है, टोबैको का जो यूज है उसको ग्लैमराइज करता है ये बुक यहाँ पे। तो इसके ऊपर में जो स्टैट्यूटरी जो गाइडलाइंस हैं जो टोबैको की रिगार्डिंग में होती हैं वो होना चाहिए, डिस्क्लेमर जो डिस्क्लेमर है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो डिस्क्लेमर तो आप देखिए कि मेंशन किया गया है, बट स्टैट्यूटरी जो हेल्थ वार्निंग्स हैं तो उसके बारे में फिर पेटिशन फाइल हुआ है कि जो टोबैको किल कैंसर एंड टोबैको किल्स का जो एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट का, कि जिससे कि लोग अवेयर हो सके, उसका कंजप्शन है उसको रिड्यूस है वो कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुक है बेसिकली यहाँ पे डिस्क्लेमर है वो दे दिया गया है। अब आप देखिए कि जो चैलेंज किया गया वो किस एक्ट के थ्रू किया गया है? सिगरेट एंड अदर टैबेको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड का एक एक्ट है जिसके थ्रू ये यहाँ पे चैलेंज है वो हुआ है। उसी एक्ट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अंडर 18 के जो पर्सन है जिनका एज है जो 18 से कम है उनको यहाँ पे बेसिकली जो टोबैको कंजप्शन है वो अलाउ नहीं है, सेलिंग भी उनको अलाउ नहीं है। पब्लिक प्लेसेज जो हैं, जो पब्लिक प्लेसेज हैं वहाँ पे आप स्मोकिंग है उसको नहीं कैरी आउट कर सकते, वहाँ पे भी आपको जो फाइन्स है वो लगा दिए जाते हैं।
और हमारी कंट्री ने 2018-19 के समय में आप देखिए कि ई सिगरेट जो है उसको भी बैन किया था, उसको भी प्रोहिबिट है वो किया था। पर स्टिल इन सभी रेगुलेशंस के बाद में इनका पुअर इम्प्लीमेंटेशन हुआ करता है और स्टिल आपको अंडर 18 पर्सन्स है उनको भी सिगरेट है वो सेल की जाती है, ये भी ऐसा रिपोर्ट्स आती हैं। पब्लिक प्लेसेस के अंदर में आपको स्मोकिंग देखने के लिए मिलेगा। फ्री सिगरेट जिनको प्रोहिबिट किया गया वो काफ़ी सारे ऑनलाइन सेक्टर्स हैं जहाँ पे इसका जो सेलिंग है वो हुआ करता है। ये शो करता है कि जो लॉज तो एग्जिस्ट करते हैं हमारे कंट्री में, बट आप देखिए कि उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी पुअर है, काफ़ी सही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक क्विज है जो आज द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में पब्लिश हुआ है, तो आप क्विज के कुछ क्वेश्चंस हैं कि रिसेंटली हमारा कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ पे आप देखिए कि सेमी कंडक्टर इनोवेशन जो म्यूजियम है उसको सेटअप किया गया, तो कौन सा सिटी है? हैदराबाद है आई थिंक। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना इस क्विज के बारे में। पिछले कुछ 1-2 मंथ के अंदर में आपने न्यूज़पेपर के अंदर ही इन टॉपिक्स को रीड किया होगा। अभी लॉर्ड श्री राम का एक स्टैचू है जिसको इनोग्रेट किया गया है नवंबर के समय में, वो कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? जो 77 फुट का उसका हाइट है। तो बेसिकली आप देखिए कि गोवा के अंदर एक स्टैचू है वो इनोग्रेट हुआ था, क्या गोवा का ही वो स्टैचू है? ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और निसार नाम का जो सैटेलाइट है जो कि आप देखिए कि ऑल राउंड 24 आवर्स अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट के रूप से रहेगा। कौन से दो यहाँ पे स्पेस एजेंसी हैं जिनका कोऑपरेशन है? तो नासा और इसरो है, नासा और इसरो है उनका यहाँ पे फर्स्ट कोऑपरेशन के थ्रू ये सैटेलाइट है वो लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्पल का जो फंड है उसको आप यूज नहीं कर सकते कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग में, ये कि यहाँ पे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने कहा कि जो टेम्पल्स है, टेम्पल्स का जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसके रिगार्डिंग में यूनियन और स्टेट हैं बोथ यहाँ पे लॉज हैं उनका फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लिस्ट नंबर 3 है उसके अंदर में इस टॉपिक को मेंशन किया गया है। और जो फंड है, जो टेम्पल का जो फंड है वो डीटी को बिलोंग करता है, जो मेन डाइटी है उसको बिलोंग करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स के रिवाइवल के लिए नहीं है। आर्टिकल 25 स्टेट को इंटरवेन का पावर देता है, रेगुलेशन का पावर है वो देता है, बट आप देखिए कि आर्टिकल 26 है रिलीजियस अफेयर्स उनके मैनेज के रिगार्डिंग में, उनके रेगुलेशन के रिगार्डिंग में है। आर्टिकल जो 26 है तो उसी के परस्पेक्टिव से इसको डील है वो किया गया। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर है, मोरलिटी है, हेल्थ है, कुछ ऐसे भी यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं आर्टिकल 26 के लिए। हमारे कंट्री के अंदर में कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो तो आप देखिए कि सेम है, बट मानसून के अंदर में टू मच रेनफॉल होने की वजह से उसके इम्पैक्ट को बताया गया था। तो गवर्नमेंट ने आप देखिए कि जो इम्पोर्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कॉटन जो मार्केट के अंदर में आता है वो अक्टूबर नवंबर के समय आया करता है। अब यहाँ पे लार्जर जो कॉटन का प्रोडक्शन होने के बाद में भी इंपोर्ट को अलाउ किया गया, क्योंकि उस समय ज़रूरत था बाहर से जो यहाँ पे कॉटन है वो लाया जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये बेसिकली क्यों कैरी आउट करते हैं? क्योंकि यूएस, चाइना और ब्राज़ील से आने वाला जो कॉटन है वो चीपर प्राइस के ऊपर में अवेलेबल हुआ करता है इंडियन कॉटन के कंपेरिजन के अंदर में। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। और आप देखिए कि जो चाइना जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट है जहाँ पे लार्जेस्ट कॉटन का प्रोडक्शन हुआ करता है। टेक्सटाइल वो सेक्टर है जिसके अंदर में एग्रीकल्चर के बाद में एम्प्लॉयर्स का जो एंगेजमेंट है वो लार्जर नंबर के ऊपर में है, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द एग्रीकल्चर। अब इस तरीके का ये सिचुएशन है कॉटन के रिगार्डिंग में। अब बाहर से अगर कॉटन आएगा चीप प्राइस के ऊपर रहेगा तो इंडियन कॉटन है उसको मार्केट वैल्यू है वो नहीं मिलेगा, तो उसको एमएसपी प्रोवाइड किया जाए, उसके बारे में ये डिस्कशन है। गुजरात का रिपोर्ट बताया गया इस कैसे फार्मर्स के द्वारा सुसाइड किया गया है इस सिचुएशन में, कैसे उनको इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है वो हुआ है। एसिड अटैक के बारे में है, आप देखिए कि एक पर्सन है जो कंटिन्यूस फाइटिंग सिचुएशन में है, लास्ट 16 ईयर्स के अंदर में उनके ऊपर अटैक होता है, उनको कंपनसेट नहीं दिया गया, किसी तरीके का सपोर्ट नहीं दिया गया। तो एसिड जो अटैकर्स हैं उनका विक्टिम्स है उनको प्रॉपर ट्रीट करने का जरूरत है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। उनके द्वारा, उन पर्सन के द्वारा एनजीओ है वो भी चलाया जाता है, एनजीओ के थ्रू आप देखिए कि और जो यहाँ पे अटैक से जो जिनको इम्पैक्ट हुआ है उनको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए। तो हमारा 2016 में डिसेबिलिटी का एक एक्ट आता है, डिसेबिलिटी का अब एक एक्ट के थ्रू जो एसिड अटैक है उसको ऐड तो किया गया था, बट यहाँ पे ज़रूरत है कि जो जो स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे सेंसिटिव अप्रोच को कैरी आउट करे। जो अटैक को विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन भी मिले, उनको यहाँ पे हेल्थ का जो बेनिफिट है वो भी मिले। रवांडा और कोंगो के बारे में है, जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिजोल्व करवाया गया है यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है
ये रिजोल्व तो करवाया गया है, बट आने वाले समय के अंदर में जिस तरीके से वहाँ पे जो प्री मेच्योर वे के अंदर में ये अकॉर्ड है वो एग्जिस्टेंस में आया है, स्टिल आप देखिए कि M23 जो रेबल ग्रुप है वो वहाँ पे आर्म्ड वे के अंदर में जो रेड्स है उसको कैरी आउट करता है। यहाँ पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर में भी आप देखिए कि यूएस का एक एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आया है, तो यूएस के अपने बेनिफिट के लिए इस तरीके से कैरी आउट किया है उसके बारे में ये डिस्कशन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा स्टेटमेंट में बताया गया कि एमजी नरेगा है उसको रीहोल किया जाएगा, उसका रीवर्किंग है उसको यहाँ पे रिज्यूम है वो किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि प्राइवेट मेंबर बिल जो कि फ्राइडे के दिन प्रपोज किए जाते हैं, तो एक प्रेजेंट समय का जो सिचुएशन है, राइट टू डिस्कनेक्ट का एक बिल है वो आया है, तो जिसको यहाँ पे प्रपोज किया गया कि जो डिजिटल वे के थ्रू जो आउटसाइड द ऑफिस आवर्स के अंदर में भी जो कनेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि आप वर्क को कैरी आउट कीजिए, तो उससे डिस्कनेक्ट का यहाँ पे एवरी एम्प्लॉय को यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि फार्मर्स के जो एजुटेशन के बारे में है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के रिगार्डिंग में, फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो एयरलाइन का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसमें रेलवे के द्वारा एक्स्ट्रा कोच है उनको इंक्लूड किया गया है। और स्टूडेंट जजेस के बारे में है कि एआई आपको यहाँ पे इम्पैक्ट है वो ना करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्रीलंका के अंदर में जो साइक्लोन दितवा है जिसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है, अब यहाँ पे साइक्लोन दितवा के ही इम्पैक्ट के बारे में रीड किया गया है। लैंडस्लाइड का एक इंसिडेंट आया और ओवरऑल जो इम्पैक्टेड पर्सन है कैजुअलिटी है वो 400 प्लस हो चुकी हैं साइक्लोन दितवा की वजह से। फिर इजराइल का जो डिफेंस बजट है, पीस एग्रीमेंट के बाद में भी जो डिफेंस बजट है वो लार्जर नंबर्स के अंदर में मिला है, कुछ बिलियंस जो यहाँ पे इजराइल डिफेंस के अंदर में खर्च करेगा। एक्स या ट्विटर नाम का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कुछ फाइन्स हैं वो इम्पोज किए गए हैं यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी जो है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो चिल्ड्रंस का एक वैक्सीन है जो यहाँ पे स्कार्प किया गया है यूएस के द्वारा। इसके अलावा बैन है यहाँ पे यूएस के द्वारा 30 कंट्रीज का ट्रेवल के ऊपर में बैन किया गया है, और यूरोपियन एंड ट्रम्प का जो स्ट्रेटजी है ग्लोबल रोल के रिगार्डिंग तो उसके पर्सपेक्टिव से दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।